में कई ऐसे टॉपिक होंगे जो अपन को बार बार लगेंगे कभी कभी, तो जानते रहना चाहिए इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस इसी के अंदर ना, फ्री चार्जेस। तो जब किसी भी कंडक्टर को, मतलब मेटल को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, जैसे मान लो हमने एक मेटल का पीस लिया, एक मेटल, अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। कैसे लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो हमने प्लस प्लेट रख दी, फिर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दी, इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, तो ये मेटल के टुकड़े के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम बाद में देखेंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट तो चलने लगते हैं, तो उन्हीं को हम फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस कौन से चार्जेस हैं? जो फ्री टू मूव, तो सब के अंदर होंगे, मेटल के अंदर भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयन मूव होते हैं, वो सब जो है फ्री चार्जेस कहलाते हैं ना। किस तरफ चलेंगे? डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी। अगर प्लस की तरफ नेगेटिव वाला फ्री चार्ज है तो प्लस की तरफ भागेगा, अगर पॉजिटिव वाला फ्री चार्ज है तो वो माइनस। ऐसा इन जनरल जो भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं फ्री चार्जेस, वो किस तरफ चलते हैं? अपोजिट टू फील्ड चलते हैं। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पुराना कॉन्सेप्ट है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ। फिर कुछ ऐसे चार्ज भी होते हैं जो बाउंड चार्ज, वो चल नहीं पाते है ना, जैसे प्रोटॉन हो गया, वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, ये किसी भी कारण से कोई चार्ज अगर नहीं चल रहा है बंधन में, तो नॉट फ्री एनी चार्ज, इट इज नॉट फ्री। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, जैसे चलेगा नहीं है किसी और कारण से। ये तो हुआ बेसिक दो पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। फिर अब इसके बाद अब इसको अगर चार्ज कर दें तो क्या? तो अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं इसी के अंदर ही। वो कुछ भी अगर चार्ज एक कंडक्टर को दे दें, मेटल को दे दें, है ना, तो उसके अंदर चार्ज नहीं रहता है, पूरा का पूरा उसके सरफेस पे आता है। ठीक है, तो अंदर मतलब इनसाइड, तो नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। मतलब ऐसा समझ लो कि हमने एक स्फेरिकल बॉल ले ली, कैसे भी करके इसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज अंदर इंजेक्ट कर दिया, वो पूरा चार्ज फैल के बाहर की सरफेस पे आ जाता है। अंदर कितना चार्ज है? नेट चार्ज। अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, और पूरा चार्ज कहाँ पे आता है? सरफेस पे। तो टोटल चार्ज, दूसरा पॉइंट, ऑफ कंडक्टर लाइज ऑन सरफेस, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, सरफेस के ऊपर आ जाता है। मतलब ऐसा समझ लो कि अंदर नहीं रह पाएगा, जो भी रीजन है वो अपन समझेंगे तो वो भी क्लियर, उसके भी रीजन रहते हैं, है ना। वो यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर था। ठीक है, तीसरे नंबर, अब अंदर चार्ज नहीं है, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ठीक। तो ये हुआ तीसरा point, समझ गए। फिर आता है कि यहाँ पे तो फील्ड महसूस होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा? सरफेस पे फील्ड फील होगा, अगर अपन अंदर रहेंगे यहाँ कहीं पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो महसूस। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस का, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। दूसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब वो नॉर्मल रहेगा, जैसे यहाँ देखोगे तो ऐसा,
और यहाँ पे देखोगे तो ऐसा, जहाँ जैसी सरफेस से फील्डिंग मिली वैसे ही वो अलग अलग जो है ना। ठीक है, फिर अब किसी भी सरफेस पे अगर देखोगे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो होता है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन, मतलब ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दूसरे वर्ड्स में कहें तो वो भी ज्यादा अच्छी है। सरफेस ऑफ कंडक्टर is an equipotential surface. Potential surface. ठीक, तो इसमें से एक पॉइंट जो है आगे कुछ एक नई चीज देता है, अपन उस पर भी देखते हैं। मैं समरी बना रहा हूँ, जल्दी से देखना। पूरा चार्ज देंगे, अंदर नहीं रहेगा, बाहर चला गया, नेट चार्ज अंदर का जीरो। पूरा चार्ज कहाँ चला गया? सरफेस पे, जो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड आ गए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से, जब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है ना। दूसरा पॉइंट, पूरा चार्ज सरफेस पे आ गया तो सरफेस पे जो फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ये दो पॉइंट फील्ड के रिलेटेड हो गए। ठीक, फिर चार्ज उस पर ऐसा फैल जाता है कि उसका पोटेंशियल कैसा रहता है? ये सेम रहता है सरफेस पे। ये पॉइंट जरा समझना है। जैसे अगर पानी भी जमीन पे हम गिरा दें तो पानी जब जमीन पे गिरेगा तो वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाता है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ज्यादा जमा हो जाएगा ऊंचाई तक। उसकी जो ऊंचाई होगी वो सेम, क्वांटिटी में वेरी, बट द पोटेंशियल दैट इज लेवल विल बी सेम। सिमिलरली जब हमने चार्ज यहाँ पे पूरा फैला दिया, फैल गया, तो कैसे फैलेगा? उसका पोटेंशियल जो है वो सेम है ना। तो इस तरह से ये हमने 5 पॉइंट देखे। इसमें एक पॉइंट जो है हमको और एक नई चीज के बारे में जानकारी देता है, वो क्या है? वो है थर्ड पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। इसको भी अपन फोकस करते हैं, उससे निकल के एक नई चीज बन जाती है ना। उसको भी देखना है। अभी तो ये वाला पार्ट पूरा होगा, इसके बाद दूसरा पार्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज। अब अगर मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है तो उसके अंदर यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर है ना, वो कितना है? वो है जीरो। और उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखना है, लेकिन हम निकल रहे हैं वहां से ना, और वो डिस्टर्ब करेगा, तो हम उसको किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर यहाँ पे कैविटी बना के रख सकते हैं। समझ गए? मान लो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, हम किसी ऐसे एरिया से निकल रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा। मान लो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ इस तरह के इंडिकेटर लगे हुए हैं, पॉइंटर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा जब किसी एरिया में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसको एक हॉलो कैविटी मेटल की बना के उसके अंदर रख, है ना। उससे क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का असर उस हॉलो कैविटी के अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर से निकल जाएगा। क्योंकि हमने अभी भी देखा कि मेटेलिक जो कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसलिए। तो इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक वर्ड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब हमने शील्ड लगा, तो प्रोटेक्ट कर दिया किसी भी चीज को। कैसे प्रोटेक्ट किया? बहुत सिंपल, किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी जैसा बनाया, उसके अंदर किसी भी चीज को शील्डिंग करना है, अंदर रख देंगे, देन इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड्स। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। ये इसका ऐसा समझ लो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आ जाता है कि जैसे कहीं अगर बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है ना, तो लाइटनिंग के टाइम पे हमको हो सके तो एक, जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो बैठे ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि देखो एक वो मेटल का बॉक्स है, अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर आएगा, है ना, एक लिमिटेड रेंज में भी, ज्यादा आएगा तो शायद ज्यादा नुकसान होगा, नहीं कह सकते, लेकिन एक लिमिटेड रेंज में आएगा तो वो अंदर वाले आदमी के ऊपर असर नहीं डालेगा ना। या ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहीं पे रखना है तो उसको भी, इंस्ट्रूमेंट की भी हम शील्डिंग कर सकते हैं। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ऐसा समझिए इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? अभी फिर से हम लोग अगर कहें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जीरो होता है
और इसी फिनोमेनन को यूज करके हम इंस्ट्रूमेंट को या दूसरी चीजों को जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, हम उनको किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर कैविटी बना के रखें। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मैंने बताया, अगर हम बारिश में कहीं पे हैं तो हमको कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कार में बैठे हैं तो कार में ही बैठे रहना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग अगर हुई तो कार एक हॉलो कंडक्टर जैसा, और उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सामान वो बच जाएंगे, है ना, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट्स को किसी ऐसे एरिया में ले जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है, तो हम लोग वहाँ पे इस तरह से एक कंडक्टर ले लेंगे, उसके अंदर कैविटी बना के उसके अंदर रख देंगे, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। तो ये सब चीजें हमने देखी कंडक्टर्स के बारे में। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर दैट इज डाइलेक्ट्रिक के बारे में। इसको हम लोग बहुत पहले से एक्चुअली टर्म को बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा अपन ध्यान से समझें। अब ये जो टर्म है ये डाइलेक्ट्रिक है ना, इसको बहुत बार अपन ने यूज किया है। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसको ऐसा समझ लो, एक स्ट्रेंज वर्ड जो अपन बहुत दूसरे सेंस में लेते हैं, नेगेटिव सेंस में, इंसुलेटर भी है ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करें। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो करंट को तो नहीं फ्लो होने देगा, लेकिन थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करता है। तो डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल which does not allow current to flow through it, but shows some electrical effects। कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दिखेंगे हमको, उसको लगाएंगे फील्ड तब, है ना। तो वो हमारे काम के होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। और इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और वो एक्चुअली इंसुलेटर ही है ना ज्यादातर। ठीक है बेटा, तो हमने ये देखा। और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हम देख सकते हैं, है ना। पेपर जो ज्यादातर यूज होते हैं, कॉमन मटेरियल, है ना। वैक्स, ठीक है। माइका, ये कंडेंसर वगैरह में लगाते हैं ज्यादातर, तो उसके नाम से फिर माइका कंडेंसर कहता है। ठीक है, फिर इस तरह के जो 3 एग्जांपल याद रख सकते हो तुम। तो ये ऐसा, जब भी पेपर कंडेंसर की बात होगी तो ऐसा होगा कि 2 प्लेटें हैं, इसके बीच में यहाँ पे पेपर रखना चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन। अब फिर से आता है डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग जो यूजेज हैं, या उसके ऊपर फील्ड लगाएंगे तो उसका क्या असर पड़ता है उसके ऊपर, उसको भी देखना है। जैसे हमने अभी कंडक्टर को देखा था, बिल्कुल वैसा ही अभी इसको दिखता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को दो उसमें क्लासिफिकेशन में 2 में डिवाइड किया गया है ना। सबसे पहले वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब ये समझ लो बेटा, ये टॉपिक जो भी कर रहे हैं, है ना, ये अपने एमपीबोर्ड में बहुत न के बराबर आए हुए हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हो हमारे कोर्सेज में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग डालते जा रहे हैं। यहाँ से आ रहे हैं जो क्वेश्चन, समझ लो ये अपने इंफ्यूज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर न्यूमेरिकल्स, उसके टॉपिक्स, तो ग्रेजुअली पूरा का पूरा एक्चुअली सिलेबस तो में भी शायद 18 में पूरा आ चुका है ना। लेकिन वो सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन वो यूज कम कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छी रखनी चाहिए, तो आप पूरे नंबर की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। जितनी अच्छी तैयारी रखोगे उतना अच्छा है। तो ठीक है, अब डायरेक्ट का क्लासिफिकेशन है ना। तो 2 टाइप के बेसिकली, तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, है ना। तो पहला है टाइप्स ऑफ, सबसे पहला टाइप है पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरे नंबर पे है नॉन पोलर। तो अब इसमें पोलर में कैसे मटेरियल रखेंगे। अब इसमें होता क्या है डाइलेक्ट्रिक में, है ना। जैसे पहले जस्ट इसका बना लेते हैं, फिर मतलब पोलर को पहले देखते हैं।
ठीक, पोलर में क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक इज द मटेरियल in which center of positive and negative charges do not coincide. ठीक, और इनका जो शेप होता है जनरली ऐसा होता है असिमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट एक और पॉइंट, नेट डायपोल मोमेंट। 3 पॉइंट मेन है, इज नॉट, इनको एक करके अपन समझते हैं तो एक अपना मतलब निकला। अब ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं, मतलब कैसे वाले, ऐसे मटेरियल जैसे कि अपन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लिख लेते हैं HCl। HCl को समझेंगे तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है आउटर ऑर्बिट में, इसमें 2, 8, 7 ऐसे रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, इसके बाहर एक है ना। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और यहाँ पे हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो अब आप देखो, तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया इनके बॉन्डिंग के वजह से, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक बन गया। कैसे, इसमें एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, ये प्लस ई चार्ज है इसके ऊपर माइनस ई चार्ज है, और ये एक डायपोल बन गया है ना। कैसा डायपोल बन गया, जिसमें एक तरफ सेम चार्ज है, ध्यान रखना है, इधर प्लस ई है तो उधर माइनस ई है, और इसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे है ना। अब इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ है और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ, मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं है ना। तो कभी कभी एक दूसरे के ऊपर भी आएंगे, वो भी हम देखते हैं, अभी देखेंगे। तो फिलहाल इसमें देखें तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, और इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। शेप इज असिमेट्रिक। अब शेप इनका जनरली कुछ एक तरफ ऐसा डिफॉर्म्ड होगा, गोल नहीं होगा है ना, डंबल या इस तरह का शेप होगा। देखो आप, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रेशर इधर ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो वो सेम ऐसा राउंड शेप में नहीं आएगा, वो थोड़ा ऐसा अलग लंबे शेप का होगा है ना। फिर नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, तीसरा पॉइंट। डायपोल मोमेंट तो जीरो होगा ही नहीं, तय है ये तो। क्यों नहीं होगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q × 2L, क्योंकि ये प्लस थोड़ी दूर है माइनस से, तो 2L मतलब उसकी कुछ वैल्यू तो है ना, तो कुछ भी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं आएगी। ये जीरो कब होगी, जब प्लस का सेंटर और माइनस का सेंटर एक ही जगह होगा, तो ये जो डायपोल मोमेंट है तब जीरो हो जाएगा, लेकिन इस केस में नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, इसका है HCl, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है H2O। दो एग्जांपल याद रख सकते हो है ना, डिफाइन करना पड़े तो अपन कर सकते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरह का मटेरियल है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब पोल्स अलग अलग हैं, ऐसा समझ लो, पोलर है मतलब पोल्स है ना। शेप असिमेट्रिकल होता है। नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उनके सेंटर के डिस्टेंसेस हैं, प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस है, मतलब डायपोल मोमेंट होगा, ये जीरो नहीं होगा है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन पोलर में। आपको तो नॉन पोलर में अब बिल्कुल इसके उल्टे वाले टॉपिक अपन को लिखने हैं। ठीक, नॉन पोलर में सबसे पहले तो नॉन पोलर, अब इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, उसमें कोइंसाइड नहीं करते थे, इसमें कोइंसाइड कर जाए। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, दूसरा पॉइंट हमने बोला था डायपोल मोमेंट और शेप। तो शेप कैसा होता
होता है। जनरली शेप इनका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, राउंड या ऐसा है ना, एक ही जैसा, तो सिमेट्रिकल होता है। फिर नेट डायपोल मोमेंट इसमें 0 होगा। इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है ना, वो कैसा होगा, 0। ठीक हुआ। तो नॉन पोलर के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसको जरा ध्यान से आप देखोगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी कुछ भी लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो वो दोनों से बराबर दूरी पे ही है। ऐसा नहीं होगा कि प्लस इसने दे दिया तो माइनस उसने ले लिया। मान लो इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा, है ना। तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बनेगा। आप ऐसा समझ लो कि प्लस माइनस का जो सेंटर है ना, वो क्या करेगा, एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। तो जब प्लस और माइनस के बीच की दूरी खत्म हो गई, ये इसी के ऊपर ही आ गया, है ना, बिल्कुल इसके ऊपर, तो जो 2L है दैट इज लेंथ ऑफ द डायपोल 0 हो गई, है ना। और 0 होने के बाद जो डायपोल मोमेंट है वो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा इसके। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है इसका कितना रहता है, 0। शेप कैसा होता है, मोस्टली सिमेट्रिकल। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर। एग्जांपल भी याद रख लेना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और भी मिलेंगे, अपन ने सरल वाले लिए, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर जिसमें दो पोल्स अलग अलग रहेंगे, नॉन पोलर जिसमें एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे, प्लस और माइनस के सेंटर्स। अब आता है कि इनके इनके बारे में भी थोड़ा वैसी ही जानकारी इकट्ठी कर लेंगे तो आज का होता है ना। कौन सी जानकारी की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना, तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर subjected to इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो क्या हो, दे बिकम पोलराइज्ड। अब इसको, इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझना है ना। होता क्या है, अब दो तरह के थे, मान लो सिंबल से दिखा देते हैं। एक दिखा देते हैं ये वाला, और दूसरा दिखा देते हैं ये वाला। ये वाला है नॉन पोलर और ये वाला है पोलर, ठीक। नॉन पोलर मतलब सिमेट्रिकल शेप का है, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है ना। तो ये दूरी बहुत कम है, एक्चुअली बिल्कुल पास में है, ऐसा समझ लो, एक ही जगह है, इनके बीच में थोड़ी दूरी है। तो ये है पोलर और ये है नॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या होगा, है ना। अब इनके सबसे पहले पोलर को देखो। पोलर में दो पार्ट हैं, एक है नेगेटिव चार्जेस वाला पार्ट, दूसरा है पॉजिटिव चार्जेस। तो जब एक डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है ना, ये एक छोटा डायपोल जैसा बना हुआ है ना। अब इसको अलग से समझना, फिर से ध्यान से बना, ये है पोलर वाला डायपोल, फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लगा, ये गोल घूम जाए, है ना। जब भी किसी डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इसके पैरेलल घूमने की कोशिश करता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घूमेगा, कोई बताएगा। प्लस इधर जाएगा कि माइनस कैसे, किस तरफ जाएगा, कोई ट्राई करेगा बेटा, एनीवन। प्लस किस तरफ जाएगा और माइनस किस तरफ जाएगा, सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ऐसा घूमेगा। यस सर, यस। सही बताया बेटा, देखिए ध्यान से देखिए फिर से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, फिर से अपन समझते हैं होगा क्या। इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागने की कोशिश करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा फील्ड का उल्टा चलता है। तो ये जो है इस केस में ऐसा, पर ये याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज तो इस केस के लिए आंसर है, पर सही आंसर हमेशा के लिए वो ये है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस है ना, याद है। वो ऐसे घूम जाता है कि जो डायपोल मोमेंट है उसका पी दैट बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक, है ना। ये वैसे ही हो गया जैसे कंपास रहता है हमारा, कंपास जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, वो हमेशा अर्थ के फील्ड के, अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है,
उसके पैरेलल बनने की कोशिश करता है। आप कितना भी घुमा दोगे, वो एरो का मतलब ही है कि उसका हमने अंदर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बना लिया है। एरो का मतलब ही है उसके पैरेलल। Similarly, this dipole will try to make its dipole moment's direction parallel to the applied electric field. तो वो हमेशा ऐसा सेट हो जाएगा, है ना, कि वो जो है उसकी पैरेलल हो जाए। ठीक, तो ये हुआ, हमने देखा कि पोलर को क्या होगा। तो पोलर जो है वो अलाइन होने की कोशिश करेगा फील्ड के पैरेलल। ये हुआ इसका बिहेवियर, ऐसा हो गया। इसका क्या हुआ, अब इसमें भी दो चार्जेस हैं, प्लस और माइनस। तो वो जो इसके ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, वो दोनों चार्जेस के जो सेंटर है उनको डिस्टर्ब करेगा। वो प्लस वाले को अपने अलोंग ले जाने चाहेगा, माइनस वाले को उल्टा करने की कोशिश करेगा, और वो डिफॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो जाता है और वो पोलराइज्ड हो जाता है। ये जो वर्ड हमने यूज किया, ये नॉन पोलर था, ये भी पोलर बन जाए। अब इसके अंदर इसका शेप जो है थोड़ा डिस्टर्ब होकर ऐसा बन जाए, और उसने भी उसको ऐसा डिस्टर्ब कर दिया। तो सभी जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ऐसा समझ लो कि जब हम फील्ड लगाते हैं, ऑलरेडी यहाँ तो पोलर है, नहीं है तो वो भी पोलर हो जाए, तो पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे, तो वो सब पोलराइज हो जाते हैं। कैसे पोलराइज होकर अलाइन होते हैं, so that their dipole moment है ना P is parallel to the applied electric field। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सब चाहते हैं कि हम उसके पैरेलल हो जाएं स्ट्रॉन्ग फील्ड के, ठीक है। जहाँ तक हुआ, अब उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है उसको अपन को देखना है ना। उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया कि मान लो हमने यहाँ पे पेपर रखा और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। अब याद करो, अभी हमने कंडक्टर के बारे में आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, मैंने अभी भी बताया था। लेकिन इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि पूरी कंडक्टिविटी शो नहीं करता है ना, पूरे के पूरे जिसके मॉलिक्यूल हैं वो अलाइन नहीं होते हैं। तो इसके अंदर का जो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट कह लो, वो नेट जो है वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे कम होता है। ठीक है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम होगा। इसमें तो पूरा ही कम हो गया, जीरो ही हो गया कम होते होते, है ना। तो अब कितना कम होता है उसको बताने के लिए ही उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया, एंड दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एक नया टर्म है जिसको हमने के यूज किया है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इस वाले पहले पॉइंट को लिख लेते हैं हम। नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a dielectric is always less than the applied electric। जो भी अप्लाई करा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा कम है। ठीक, साथ में तुम ये भी समझ सकते हो कि ये एक्सट्रीम, कम होते होते जीरो, ये थोड़ा कम है, ये पूरा का पूरा कम है ना, तो ये कम हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कम तो हुआ, कितने गुना कम हुआ उस रेशियो को बताने के लिए ही उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया, एंड दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम के भी बोलते हैं, किसी को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, है ना। ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जनरली के बड़ा वाला रहता है, ध्यान रखना, है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो ये क्या है, के इज इक्वल, अब कितने गुना कम हुआ, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला अपॉन की इनसाइड वाला, कितना नेट बचा है अंदर का, वो वो दोनों का जो रेशियो है वो के बचता है ना। अब ऐसा समझो कि मान लो आपने 10 न्यूटन पर कूलाम लगा दिया ई, और यहाँ पे आपने एक पेपर का टुकड़ा रख दिया, उसके अंदर जो है मान लो आपको आ रहा है
2 न्यूटन पर कूलम। तो पेपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, है ना, पेपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, कितने गुना कम हो, बाहर 10 था अंदर 2 है, तो 5 गुना कम हुआ। तो पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होगा, 5 इसमें रख सकते हैं। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना बचा है, बहुत कम बचा है, तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल टू। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटरनल नेट फील्ड अंदर का कितना है, उन दोनों के रेशियो को बताता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब मुझे ये बताओ बेटा, इसी को जरा ध्यान से सुनना है ना, फिर आपको एक क्वेश्चन बताना है, आपको पता लगेगा कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और यहाँ पानी का कोई भी एक कंटेनर रख दिया, ठीक, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पे मान लो 80 न्यूटन पर कूलम, और पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बोल रहा हूँ 80 है, तो पानी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो जरा, सब लोग समझ गए ध्यान से, फिर से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर बता। You are applying an electric field of 80 Newton per coulomb, and inside that electric field we are placing container filled of water. वाटर वाला भर दिया। What is the net electric field inside the water? ये अंदर का बताना है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको इसी बता दिया, तो इसी बेटा कितना होगा, कोई एक जन ट्राई करेगा इस फॉर्मूले से देख, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक इनसाइड पता नहीं है, ये पता है, इससे आप निकाल सकते। वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। देखो आप इसको वैल्यूज को देखो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 80, मैं लिख रहा हूँ 80 के इज 80, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जा रहा है ना, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे जब सॉल्व करोगे इनसाइड वाला, तो आएगा 1, 80 गुना कम होता है। मैंने बोला आपको कि कितने गुना कम होता है, ये नंबर ये बताता है कि अंदर का कितने गुना कम। जैसे देखो मैंने ये बताया था, बाहर था 10 अंदर था 2, कितने गुना कम हुआ, 5 गुना, तो ये ठीक है। एक चीज और इसके बाद नेक्स्ट लेवल, ठीक है, अब अगर हम कहें आपसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर एक मेटल का टुकड़ा रख दिया कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, चेक करेंगे, सोचो। बाहर आपने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम, अब ये है कंडक्टर, देखो बेटा सब लोग ध्यान से ये वाले फॉर्मूले से करना, इंफिनिटी। बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर। कैसे निकाला बेटे, बताइए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 रहेगा तो हाँ 0। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंडक्टर होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल न चार्जेस को अंदर छोड़ता है न फील्ड को, उसको खत्म कर देता है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला 0, बाहर तो हमने 100 ऐसे ही आपको बोल दिया आंकड़ा, न अभी बोलते तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इंफिनिटी आता है। याद रखना, एक पुराना अपना बोर्ड का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इसकी अच्छी खासी रही है ना। तो जो भी कंडक्टर्स मेटल्स होती हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट लेते हैं, है ना, तो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो बचता ही नहीं है, खत्म होता है। तो इस तरह से हमने ये चीजें कर ली बेटा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ऐसा समझ लो कि ये ज्यादातर हमारे थ्योरी के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव्स का मटेरियल है ना, हमारे अभी के रेगुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बाकी फिर आप समझे रहोगे तो शॉर्ट नोट में 2 नंबर में 1 नंबर में दे दे तो भी आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने ये पूरा किया, ये चैप्टर पूरा हो, ठीक है। नाउ वी नेक्स्ट क्लास, कल तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, परसों से अपन क्लास करेंगे, परसों से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो फिर टेस्ट वेस्ट की कुछ व्यवस्था की जाए, थोड़ा बहुत कैसे टेस्ट कर लें, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। ऐसे तो क्या हो रहा है, अपन करते जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा रिकॉल भी करेंगे तो और माइंड में अच्छे से रहेगा। अभी जैसे देखो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कि जब तक आप प्रेशर लगा के कुछ उसमें से निकालेंगे नहीं तब तक वो निकलता नहीं। टेस्ट में यही होता है कि हम उसको अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं
रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो तैयार होता है ना। और हमने ऐसे देखा है बेटे कि एग्जाम में शुरू के चैप्टर, जैसे मान लो अभी मैं लास्ट ईयर का ही बता, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 के चैप्टर जो हैं वो एनुअल आते आते बच्चों को पूरे याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको बार बार तैयार करते हैं, क्वार्टरली में, फिर हाफ ईयरली में, फिर एनुअल में। तो टेस्ट आपको देना चाहिए, प्लान कर लेते हैं अपन 1-2 बार बीच में, कभी ऑनलाइन कर लें या जैसे भी कर लें, तो अपना थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ डाउट होंगे, जो भी मेरी हेल्प लगेगी, फिर से तुम लोग खुद भी मेहनत करोगे और हम लोग भी करेंगे, तो उसको अपन को आगे कवर करना है अच्छे से, है ना। भाई देखो 100% टारगेट बना रहे हो तो ये तो करते करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होने वाला है ना। अभी तक देखो, मैं आजकल किसी से बात ही कर रहा था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं बेटा, पिछले मुझे लग रहा है कि 10 सालों में कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में इतना नहीं ला पा रहा। मतलब आप समझ जाओ, ये सब सब्जेक्ट हो गया, 10 साल का रिकॉर्ड निकालो अपने से, 12th में एक बच्चा 100 नहीं ला रहा। ठीक है भाई, क्यों नहीं ला रहा है, मतलब कहीं तो कुछ कमी रही जा रही है ना। हाँ, वो लोग भी ठाने रहते हैं बोर्ड वाले कि देना नहीं है, लेकिन जिसका अच्छा रहेगा उसको तो देना पड़ेगा, मतलब कहीं तो कुछ कमी छूट रही है ना। चलिए ठीक है बेटा, क्लोज कर रहा हूँ मैं, परसों फिर अपन मिलेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे साथ में। टेस्ट के लिए कुछ प्लान कर लो, डिस्कस कर लो आपस में, फिर मुझसे भी डिस्कस करो, तो हम लोग कुछ कर लें, 1-2 बार रिवीजन प्लस टेस्ट। ठीक है बेटा, चलो।